सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी स्पर्श पुस्तक से ये नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है धूल, जो कि आपके सिलेबस में अभी ऐड हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर धूल। जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है कि धूल का मतलब क्या है, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे डस्ट पार्टिकल्स। तो धूल का क्या महत्व है और धूल हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, इस पाठ के माध्यम से बच्चे हम ये सब कुछ जो है सीखेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो इस पाठ के जो लेखक हैं रामविलास शर्मा जी, उन्होंने धूल की महिमा, उसके महत्व और उपयोगिता का वर्णन किया है। जैसा कि पाठ के आरंभ में ही जो है कविता की पंक्ति से किया इन्होंने कि जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, यानी कि लेखक बताना चाहता है कि जो हीरा होता है वो बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा और चमकदार होता है ना। तो जो धूल भरे हीरे कहलाए, और परंतु जो शिशु का और छोटे बच्चे का जो मुंह होता है बेटा, वो भी धूल से भरा हुआ बहुत सुंदर लगता है, एकदम हीरे की तरह। यानी हीरे की तरह ही शिशु के मुंह को बताया गया है कि वो हीरे की तरह सुंदर दिखता है, अगर वो धूल में सना हुआ है तब भी। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा, खरादा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे, परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया है वह धूली भरा ही अच्छा लगता है। जिसका बचपन गांव के गलियारे की धूल में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार करती है, यानी कि फूल के ऊपर जो है रेणु माने कि धूल के कण जो उसका श्रृंगार करती, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। यानी कि लेखक कहना चाहता है कि जिस प्रकार अगर थोड़ी बहुत धूल जो है फूल के ऊपर पड़ी होती है तो वो सुंदर दिखती है, ठीक उसी प्रकार जो है छोटे बच्चे का, शिशु का मुंह होता है, जब वो धूल मिट्टी उस पर लगी होती है, मान लीजिए कि वो धूल में खेल रहा है या नीचे कच्ची ज़मीन पर खेल रहा है, तो उसके शरीर पर, हाथों पर, घुटनों पर, मुंह पर जो छोटे मोटे धूल के कण लग जाते हैं, लेखक ने बोला कि वो हीरे के समान सुंदर दिखाई देते हैं। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन बालकृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई है। यानी कि अभिजात वर्ग मतलब कि कुलीन वर्ग, यानी कि जो अमीर वर्ग के लोग होते हैं, उन्होंने जो है श्रृंगार के लिए प्रसाधन सामग्री, यानी श्रृंगार करने के लिए जो सामग्री लगती है, जैसे कि अब हम कह सकते हैं कि कोई क्रीम है या कोई और लोशन है जिसे कि हम अपने फेस पर, अपने मुंह पर लगाते हैं। तो लेखक कहता है कि जो अमीर वर्ग के लोग हैं, इन्होंने श्रृंगार के लिए बहुत अलग अलग आविष्कार किए हुए हैं, और ये उन आविष्कारों को अपनी निजी ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन बालकृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं है। तो लेखक कहना चाहता है कि जब एक छोटे बच्चे के मुंह पर जो धूल लगी होती है, डस्ट या मिट्टी के कण लगे होते हैं, तो उस सुंदरता के सामने जो प्रसाधन सामग्री है, उससे सुंदर जब इंसान, उसको लगाकर जब इंसान सुंदर दिखाई देता है, और एक छोटे बच्चे के मुंह पर अगर धूल लगी है, और वो सुंदरता और वो सामने वाली सुंदरता, दोनों में बहुत फ़र्क है। लेखक कहना चाहता है कि जो बच्चे और शिशु के मुंह पर धूल लगी है, जितना सुंदर वो तब दिखाई देता है, उसके सामने यदि कोई व्यक्ति मेकअप करके आ जाए या ये प्रसाधन सामग्री लगाकर आ जाता है, तो वो बिल्कुल फीका दिखाई देता है, वो धूल के बराबर दिखाई देता है। बेटा यहाँ पर एक शब्द गोधूली भी आया है। गोधूली यानी कि जब शाम के समय जो गायें या भैंसें हैं वो चारा चरकर जब वापस आती हैं, तो उनके पैरों के चिन्हों, जो उनके पैरों के चिन्ह पड़ते हैं,
और जहाँ जहाँ वो पैर रखती जाएंगी वहाँ से जो डस्ट उठती है, जो धूल उठती है, उसे गोधूलि कहा जाता है। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है, वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। हमारी सभ्यता यानी कि बेटा जो हम आजकल की जनरेशन के लोग हैं वो जो है धूल के संपर्क में नहीं आना चाहती, मतलब डस्ट से जो है वो बचना चाहती है और आसमान में अपना घर बनाना चाहती है, मतलब कि बिल्कुल जहाँ पर डस्ट ना रहे, धूल ना रहे। इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है धूल में मत खेलो। भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। जिसने लिखा था धन्य धन्य हैं वे नर मैले जो करत गात कन्या लगाए धूरी ऐसे लरिकन की। यानी कि इस पाठ में बताया गया बेटा कि जो छोटे बच्चे हैं जब वो धूल मिट्टी में खेलकर अपनी माँ की गोद में चढ़ते हैं, या जब माँ बच्चा धूल मिट्टी में खेल रहा है और अचानक रोने लग जाए तो माँ उसे अपनी गोद में उठा लेती है, तो वो कभी नहीं सोचती कि उसके बच्चे के शरीर पर मिट्टी लगी है, धूल लगी हुई है और वो उसको ना उठाए। मतलब धन्य धन्य है नर मैले, वो जो माँ है या वो जो व्यक्ति ऐसे बच्चों को जो गोदी में उठा लेते हैं वो धन्य हैं जो कि धूल से लिपटे हुए छोटे बच्चों के गात यानी शरीर, ठीक है, धूल से लिपटे हुए गात को अपनी गोद में उठा लेते हैं। उसने भी मानो धूल भरे हीरे का महत्व कम करने में कुछ कम उठा रखा है। यानी कि उस जो शिशु है जो धूल से भरा हुआ है उसे यहाँ पर फिर से हीरे की संज्ञा दी गई है कि वो हीरे के समान ही सुंदर दिखता है और हीरे के समान ही महत्वपूर्ण लगता है। धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया है, फिर मैले शब्द से अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी है। अंत में ऐसे लरिकन कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया है। वह हीरों का प्रेमी है, धूल भरे हीरे का नहीं। यानी कि यहाँ पर जो है लेखक बताना चाहता है जो आजकल की सभ्यता के लोग हैं, यानी कि जो आजकल की सभ्यता से मतलब जो इस जनरेशन के लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं और वो बड़ा भेदभाव करते हैं। जो व्यक्ति साफ़ सुथरा दिखता है, मतलब जिस पर कोई डस्ट नहीं है, जिस बच्चे पर कोई डस्ट नहीं लगी, धूल नहीं लगी, साफ़ सुथरा वेल ड्रेसअप जो बच्चा दिखता है, आजकल की सभ्यता में सिर्फ उसे ही हीरे की संज्ञा दी जाती है, ना कि धूल भरे हुए, धूल से सने हुए बालक को हीरे की संज्ञा दी जाए। मतलब कि आजकल की सभ्यता या आजकल की जनरेशन में जो है बेटा वो हीन भावना से भरे होते हैं, मतलब कि गंदा समझते हैं। अगर धूल में सना हुआ कोई बच्चा दिख जाए तो उसे गंदा समझा जाता है कि छी ये तो बहुत गंदा है, इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब जो आजकल की सभ्यता के लोग हैं वो हीरे के प्रेमी हैं, धूल भरे हीरे के नहीं हैं। यानी कि वो सिर्फ जो हीरा होता है, ठीक है, हीरा एक बहुमूल्य रत्न है, तो उस रत्न को प्यार करते हैं, ना कि धूल भरे हीरे को। ठीक है। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैले जो करत गात की नौबत आई। अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबकाई ही आने लगे। अब लेखक ने यहाँ पर दोबारा से मिट्टी का, धूल का जिक्र किया है, लेकिन अभी अखाड़े की मिट्टी जहाँ पर कि पहलवान जो है कुश्ती लड़ते हैं। तो लेखक कहता है कि जो आजकल के लोग हैं उन्हें तो अखाड़े की मिट्टी देखकर कहीं उबकाई यानी कि बदबू या उल्टी ना आने लगे। जो बचपन में धूल से खेला है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है। यानी जो बच्चा बचपन में धूल में खेल लिया है वो बड़ा होकर अखाड़े की मिट्टी में भी सनेगा, मतलब अब उसके शरीर पर अखाड़े की मिट्टी ज़रूर लगेगी। ठीक है। तो उसका दुर्भाग्य है और क्या है, यह साधारण धूल नहीं है वरन तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई वह मिट्टी है। लेखक कहता है कि जो अखाड़े की मिट्टी है वो साधारण धूल या साधारण मिट्टी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस मिट्टी में जो है बेटा पहलवान जो होते हैं वो अपने शरीर पर तेल की मालिश करते हैं और खूब दूध दही खाते हैं और तेल की मालिश करते हैं, और फिर जब वो कुश्ती लड़ते हैं तो उनके शरीर पर जो पसीना आता है तो समझ लो उस पसीने में वो तेल भी होगा, मट्ठा यानी कि वो दूध दही सब कुछ निचुड़कर उस पसीने में आ जाता है और वो पसीना जो है वो मिट्टी में मिला हुआ होता है।
ठीक है। तो ये साधारण धूल नहीं वरन तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोदकर निकला हो। कवि कहता है, यहाँ पे लेखक जो है वो कहता है कि ये जो मिट्टी है, ठीक है, अखाड़े की मिट्टी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही भाग्यशाली है ये मिट्टी। और इस मिट्टी में यदि कोई व्यक्ति मतलब खेलता है या इस मिट्टी में को छूता है तो उसके हाथों से ये ऐसे फिसल जाती है जैसे कि जब एक व्यक्ति जो है कुआं खोद कर बाहर निकलता है ना, कीचड़ से सना हुआ होता है, एकदम चिकना उसका शरीर हो जाता है, तो वैसे ही इस मिट्टी को छूने से महसूस होता है। क्योंकि ये मिट्टी भी जो है वो चिकनी हो चुकी है। कैसे कि जो पहलवान है उनका जो पसीना है, और उस पसीने में क्या है, तेल है, मट्ठा है, सब कुछ है, और वो पसीना इस मिट्टी में मिला हुआ है, तो ये मिट्टी भी जो है चिकनी हो चुकी है। तो लेखक कहता है उसकी मांसपेशियां फूल उठती हैं, आराम से वह हरा होता है। अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित्त लेटकर अपने को विश्व विजयी लगाता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। लेखक कहता है कि जब एक व्यक्ति अखाड़े की मिट्टी में कुश्ती लड़ता है तो उसकी मांसपेशियां जो है वो फूल जाती हैं, ठीक है, और आराम से वह हरा हो जाता है अखाड़े में। और अखाड़े में जब ये मिट्टी शरीर को लगती है तो एक अद्भुत सी और एक, जिसे कहते हैं, अचंभित करने वाली शक्ति जो है वो उस पहलवान के अंदर आ जाती है, और जो कि अपने प्रतिद्वंदी को जो है चारों खाने चित्त कर देता है और अपने आप को विश्व विजयी जो है वो समझने लगता है। क्योंकि ये जो मिट्टी है यही उसके शरीर को बनाती है। मतलब कि इसी अखाड़े की मिट्टी में वह प्रैक्टिस कर करके उसने अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाया है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी से ही बना हुआ है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि अब जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं वे सब मिट्टी की ही उपज है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन्हें कौन संभव करता है? माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। अब लेखक यहाँ पर बच्चे फिर से मिट्टी की महत्व को बताते हुए कहता है कि जो मिट्टी है वो संसार को, जिसे कहते हैं ना कि संसार ने मिट्टी के बारे में बहुत कुछ अपने अपने विचार रखे हैं, लेकिन लेखक कहता है कि जीवन के लिए जो सार तत्व अनिवार्य हैं, यानी कि मान लो कि हमें सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है, जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, तो हमें सरवाइव करने के लिए वो 5 तत्व भी अपने आसपास चाहिए होते हैं। तो लेखक कहता है कि वो सब जो है वो मिट्टी से ही बने हुए हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान मानते हैं, यानी कि मान लीजिए अगर हम कह देते हैं कि उसका चेहरा तो गुलाब की तरह सुंदर है, या क्या बात है तुम्हारे बालों से एकदम चमेली के फूलों की महक आ रही है, तो हम जब इन सब चीज़ों को दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो फूल हैं ये सब भी तो मिट्टी में ही उपजे हुए हैं, है ना, मिट्टी में ही उगते हैं, लेकिन इनकी खुशबू इम्पॉर्टेंट हो जाती है, हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, पर हम ये तो नहीं देखते कि ये सब चीज़ें जो है मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन्हें कौन संभव करता है? ठीक है, क्योंकि ये तो सब चीज़ें महसूस करने वाली हैं। माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है। लेखक कहता है कि मिट्टी में और धूल में अंतर है, लेकिन कैसा अंतर है कि जितना सिर्फ शब्द और रस में है, देह और प्राण में अंतर है, चांद और चांदनी में अंतर है। देखो अब ये सब चीज़ें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे मिट्टी और धूल भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और मिट्टी की ही आभा का नाम धूल है। हम यूँ कह सकते हैं कि मिट्टी की सुंदरता जो है, आभा जो है, वो धूल है, और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। ठीक है, जो गांव में लोग रहते हैं उन्हें कम ज्ञान होता है सूक्ष्म बोध से, ठीक है, कम ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी वो धूल की जगह जो है वो गर्द का प्रयोग नहीं करते।
धूल वह जिसे गोधूली शब्द से हमने अमर कर दिया। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने की को मिट्टी कर देती है, सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या रावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती है। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती चलती है। बेटा लेखक यहाँ पर जो है वो बताना चाहता है कि जो धूल और मिट्टी दो चीज़ें हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कैसे? जैसे शरीर से प्राण जुड़ा हुआ है, शब्द से रस जुड़ा हुआ है, और जैसे चांद से चांदनी जुड़ी हुई है। लेकिन लेखक कहता है कि यह गाँव में होती है, शहरों में नहीं। ठीक है, जो धूल है वो धूल जो है शब्द वो शहरों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो गर्द, धूल का ही दूसरा नाम गर्द है, वो शहरों में इस्तेमाल किया जाता है। और बेटा धूल वह जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया, यानी कि धूल को अगर गोधूली शब्द यानी कहा जाता है तो वो एक और अलग भावना हमारे मन में आ जाती है। यानी गोधूली जब हम शाम के समय देखते हैं कि गाय भैंसों के चलने से जो धूल उड़ती है उसे गोधूली बताया गया है। और सूर्य अस्त के उपरांत लीक पर लेखक बस यहाँ पर ये बताना चाहता है कि सूर्य अस्त के बाद जब तेज़ी से जो गाड़ियाँ चलती हैं शाम के समय, तो वो जब चलती है तो उनके पीछे धूल होती है, लेकिन वो हमें धूल जो है वो दिखाई नहीं देती। ठीक है, लेकिन और दूसरी बात लेखक ने यहाँ क्या बोला है कि चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे, ठीक है, जो मेले जाती हैं गाड़ियाँ, जब गाड़ी कोई भी चल रही है तो जब वो चलेगी तो उसके पीछे पीछे धूल ज़रूर उड़ती है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। तो यहाँ हमने अभी पढ़ा कि धूल हमें किस किस रूप में मिलती है और किस किस तरीके से धूल का महत्व यहाँ कवि ने बताया है, और धूल कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, जिसे कि हम इग्नोर करते हैं, हम अनदेखा कर देते हैं। लेकिन देखा जाए तो हमारे आसपास चारों तरफ हर चीज़ पर धूल है। ठीक है, कभी वो हमें दिखाई देती है तो कभी नहीं दिखाई देती। तो इस पाठ को बेटा हम कल पूरा करेंगे। धन्यवाद।